नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा गोल होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, लेकिन जब इक्विटी रूल्स की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन होता है और सुप्रीम कोर्ट उस इक्विटी रूल के ऊपर रोक लगा देती है, तो ये बहुत सीरियस बात हो जाती है। क्योंकि यहां पर सीधा सा हमारा प्रश्न है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इक्विटी रूल्स जो लाए जा रहे थे समाज को जोड़ने के लिए, वो वाकई में समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे? तो आइए इस पूरे मसले को हम समझते हैं, क्योंकि कल से लेकर आज तक अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे, इवन जो डिबेट्स भी चल रही है वो इसी यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के ऊपर चल रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन ने यह बिल्कुल तय कर दिया है कि जो रूल्स लाए जा रहे थे वो समाज को जोड़ने के बजाय कम, या समाज को जोड़ने के बजाय वो तोड़ने का काम ज्यादा कर रहे थे। कारण यही है कि यहां पर बोला यह जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत हुई है जो इसके खिलाफ थे। लेकिन बड़ी मजेदार चीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस रूल्स को लेकर वो जेएनयू की धरती जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे हो, भारत को तोड़ने की साजिश चल रही हो, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे हो, अगर इस पर्टिकुलर बिल को लेकर उस जेएनयू की धरती से प्रोटेस्टर्स उसके सपोर्ट पर खड़े हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था इस पर्टिकुलर बिल में। क्योंकि जेएनयू के कैंपस में जिस तरीके के वॉल पेंटिंग्स मिली है, वहां पर जिस तरीके के स्लोगन रेस किए गए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश थी जो समाज को आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तोड़ सकती थी। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस पर्टिकुलर नए रूल जो आने वाले थे उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, और कारण यही है कि इसे एक रेग्रेसिव पॉलिसी कहा है। इवन इतना कम था कि जो 2 जज की बेंच बिठाई गई थी इस इक्विटी रूल्स 2026 को लेकर, जिसमें जॉय माल्या बागची भी थे और जस्टिस सूर्यकांत जी जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो तो थे ही थे, उन दोनों ने ही इसे एक काफी बड़ा डेंजरस और इंपैक्टफुल लॉ बताया है जो समाज को बहुत ज्यादा ही तोड़ देता। ऑलरेडी भारत में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन अगर ये लागू हो जाता और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना इंटरवेंशन नहीं करती तो सच में बहुत बड़ी समस्या हो जाती, पूरे देश में माहौल गर्म हो जाता। कारण यही है कि इसे कंप्लीट वेगनेस भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसके अलावा यहां पर पूरे तरीके से इसके ऊपर रोक लगाते हुए इसे टू स्वीपिंग कहा है। इवन आर वी बिकमिंग अ रिग्रेसिव सोसाइटी ये तक कहा गया है। जिस समय देश तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव इन नेचर पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर यूजीसी इक्विटी रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेग्रेसिव कहा है। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहां पर रिएक्शंस भी अगर आप देखोगे तो ट्विटर में, मतलब एक्स में, काफी मिक्स रिएक्शन है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो मेरे को लगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी का एक स्टेटमेंट है, यू कांट एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन by bringing in more discrimination. UGC guideline which had created more hate on student campuses instead of addressing it, education minister needs to step in. यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी जी ने साफ साफ बोला है कि जिन नियमों को डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए लाया गया था, आपके इस नियम के कारण डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ जाया जाता है। और यहां पर देखिए जेएनयू में वही बात है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली जो एक धरती है, भूमि है जेएनयू की, जो कुछ प्रोटेस्टर्स है जो देश के हमेशा विरोध में रहते हैं, वो तो इसके सपोर्ट में उतर आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी तरफ से भी जो स्लोगन रेस किए जा रहे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद जलेगा, वर रेस किए जा रहे हैं। लेफ्टिस्ट प्रोटेस्टर्स क्लेम द यूजीसी इज फेसिंग बैकलैश ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम व्हाट दे कॉल्ड कास्टिस्ट कम्युनिटीज। इवन अगर आप वॉल्स देखेंगे तो काफी आपको ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जहां पर हेट्रेड आपको साफ देखने को मिलेगी। अगर हेट्रेड देखने को मिल रही है तो मतलब उनको उतनी आजादी है। डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन यहां पर सवाल आता है 2012 के इक्विटी रूल्स वर्सेस 2026 के इक्विटी रूल्स का, जो आपको आज समझना होगा। यहां पर इवन आप देखेंगे तो जो यूजीसी न्यू रेगुलेशंस है, इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस अगेंस्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, इस तरीके के यहां पर टेम्पलेट शेयर किए जा रहे हैं। और देखिए अगर ये रूल लागू हो जाता तो सच में ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अपार्थेड भी कहलाता। अपार्थेड नस्ल भेद था जो साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक चला है, आज भी देखने को मिलता है। रंग भेद जिसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला ने जिसे हटाने के लिए पूरा अपना जीवन त्याग दिया था। भारत रत्न भी उन्हें भारत की तरफ से मिल चुका है। आप इमेजिन करिएगा, ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है और बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोल प्ले किया गया है। आनंद रघुनाथन जी का क्या यहां पर ट्वीट है कि डियर नरेंद्र मोदी, द यूजीसी ऑफ इंडिया, इक्विटी रेगुलेशंस आर अनजस्ट एंड मस्ट बी रिवाइज। देखिए हटाया नहीं जा रहा है, यहां पर उस पर फर्दर रिवाइज करने की बात आ रही है, जो उसकी डेफिनेशन में वेगनेस है।
अधूरापन है उसे पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विक्टिम डेफिनेशन एक्सक्लूड जनरल कैटेगरी, इक्विटी कमिटी कंपोजिशन एक्सक्लूड मेंशन ऑफ जनरल कैटेगरी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशिंग फॉल्स कंप्लेंट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से भारत में कुछ नियम है उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है, फॉल्स कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण जो एक्चुअल कंप्लेनेंट्स होते हैं उनके साथ भी कई बार इनजस्टिस हो जाता है। ये बहुत बड़ा भारत में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पर कुछ नियमों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है और जिस तरीके से फॉल्स एलिगेशंस भी बढ़ रहे हैं, अगर ये रूल लागू हो जाता तो इसमें घाटा होता सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का, और इस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये एक ड्रैकोनियन रूल था अपने आप में। अब आपको मैं पूरा मसला समझाता हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जहां पर समय समय पर इसी तरीके के अपडेटेड वीडियोस आप सबके लिए रहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस द हिंदू का जो रोज सुबह होता है 8 बजे, उसके रिलेटेड भी अपडेट्स रहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, आखिरकार ये इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के क्या थे। इसे यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2026 में ही नोटिफाई कर दिया था, जिसने 2012 के जो पुराने इक्विटी फ्रेमवर्क थे यूजीसी के, उसे रिप्लेस किया है। शुद्ध रूप से जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो कास्ट बेस्ड और अदर डिस्क्रिमिनेशन चलता है अभी भी कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उसे पूरे तरीके से रोकना, फुली प्रिवेंट करना। आजादी के बाद से लेकर अब तक का ये सबसे स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट रूल बताया गया था, और इसके साथ ही इसका पूरा का पूरा फोकस था इक्विटी पर, इंक्लूजन पर और अकाउंटेबिलिटी पर, जिस तीनों चीज की कमी थी 2012 में। अब बात करते हैं कि ये जो नए रेगुलेशंस इंपोज किए गए हैं उसका क्या फायदा था, लेकिन यहां पर 2012 के जो रूल्स थे, इक्विटी रूल्स थे, उसमें क्या समस्याएं थी। अगर आप देखेंगे तो जो 2012 के रूल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी ही हुआ करते थे, दे वर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। जो चीज सलाहकारी होती है ना, उनका हमेशा एनफोर्समेंट बहुत वीक होता है। तो यहां पर इसलिए वीक एनफोर्समेंट था, किसी भी तरह की कोई पेनल्टीज नहीं थी, और इसके अलावा स्लो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हुआ करता था। कारण यही है कि भारत में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसने बहुत ज्वलनशील मुद्दों को भी जन्म लिया है। आप रोहित वेमुला केस से याद कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन अपने आप में इतनी स्लो प्रोसेस थी कि उन्हें गलत कदम उठाना पड़ गया। तो भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी एक कैटेगरी को ही वहां से हटा दे। अगर आप पूरे कैटेगरी को ही वहां से हटा देते हैं तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन ही माना जाएगा, वो भी उस वक्त जब भारत को एक होना है, और भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। देश में एकता की जरूरत है, ना कि देश को और विभाजन करने की जरूरत है, जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की नींव डाल कर गए हैं, और जिसका फायदा हर एक राजनीतिक दल ने उठाया है। यहां पर अगर देखा जाए तो यूजीसी का ये जो नया रूल है ये बहुत घातक था। अब देखिएगा, जो नए रूल्स बनाए गए हैं ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा जो नेचर है नए रूल्स का जो था, जिसके ऊपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ये मैंडेटरी और एनफोर्सिएबल था। जब मैंडेटरी और एनफोर्सिएबल टर्मिनोलॉजी आ जाती है, इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका कवरेज, और इसके कवरेज में कास्ट तो था ही था, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, रेस, सारे फैक्टर्स थे। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग एक नेशनल कमेटी के थ्रू की जानी थी, और अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, गिल्टी होता है, तो उसे डी रिकॉग्निशन भी मिल सकता था, और उसको मिलने वाले जो स्कीम्स थे, फायदे थे, वो भी उसके हाथ से छीने जा सकते थे। अपने आप में ये बहुत स्ट्रिक्टर रूल है अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से देखेंगे। फिलहाल जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट है, जो टर्मिनोलॉजीज जोड़ी गई है, एक बार फिर से देखते हैं अपन। यहां पर कास्ट है, रिलीजन है, रेस है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है, डिसेबिलिटी भी है जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल एबल्ड पर्सनैलिटीज भी है, और ये सारे के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू होना था। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो बॉडीज यहां पर बनाई गई है जो मैंडेटरी और एनफोर्सिएबल काम करती है, उसमें सबसे पहले है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जिसे ईओसी कहा गया है। इसका काम था कि हर एक कैंपस में पॉलिसी को ओवरसाइट करना। इसके लिए रहेगी एक इक्विटी कमिटी जो फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करेगी। जो भी उनके पास कंप्लेंट आएगी, और उस कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। फास्ट ट्रैक अपने आप में इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो अपने आप में काफी तेज होने वाला है। फिर इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड्स का भी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, जिसका काम हर एक कैंपस में विजिलेंस और मॉनिटरिंग का रहने वाला है, और 24/7 इक्विटी हेल्प लाइन भी रहेगी, जिसमें
24 घंटे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कंप्लेंट कर सकता है अगर उसके खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। कोई भी व्यक्ति में मैं आपके सामने एक शब्द जोड़ूंगा, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के व्यक्ति। अब आप समझिएगा, यहां पर मसला यह नहीं है कि जो बॉडी है, जो मैकेनिज्म है, यहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया गया है वो इस इक्विटी कमिटी के ऊपर उठाया गया है, और इक्विटी कमिटी में जो एक कंपोजिशन है उसके ऊपर उठाया गया है, और उसी को कहा गया है कि यही सबसे बड़ा आधार बनने वाली है डिस्क्रिमिनेशन का। इस कमिटी में जो मेंबर्स अब शामिल किए गए हैं, जो पहले सिर्फ एक लिमिटेड बेसिस पे होते थे, लेकिन इस कमिटी में अब उनका एक मैंडेटरी कंपोजिशन होने वाला है, और उस कमिटी में रहने वाले हैं SC ST और OBC के मेंबर्स भी, और इसके अलावा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, मतलब स्पेशली एबल्ड पर्सनैलिटीज, और महिलाओं का भी यहां पर अब रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो मतलब हमारे संविधान में सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है जो आर्टिकल 14 में दी गई है। यहां पर अगर एक कैटेगरी मिसिंग है तो उसका नाम है अनरिजर्व्ड। कारण यही है कि अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये इक्विटी कमिटी भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन का ही काम करेगी। हो सकता है कि यहां पर अगर यूआर का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उनके खिलाफ ज्यादा समस्याएं बने। इसलिए जो फॉल्स एलिगेशंस वाली जो एक भावना थी जो चल रही है, जिसके कारण पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और सीधे तौर पर इनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर कंपोजिशन में इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा, इनका पक्ष रखने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर बात वही है कि ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी ही बॉडी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन रूल में इक्विटी कमिटी नहीं, रिपोर्टिंग और एनफोर्समेंट की भी बात की जाए तो यहां पर फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बाय एनुअल रिपोर्ट्स तैयार की जाएगी इस EOC के द्वारा, मतलब जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमिटी है इनके द्वारा, और ये एक एनुअल इक्विटी रिपोर्ट मैंडेटरी तैयार करके देंगे, और हर एक इंस्टीट्यूशन फिर फर्दर UGC को इस तरह की रिपोर्ट देगा। और याद रखिएगा, ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा कि आपके कैंपस में क्या चल रहा है, बाय एनुअल भी और एनुअल इक्विटी रिपोर्ट भी। और इसके अलावा UGC जो इंस्टीट्यूशन को यहां पर रिपोर्टिंग देने वाले हैं, उसमें हर एक UGC के ऊपर जो नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बैठाई जाएगी वो इंस्पेक्शन करेगी, जिसके पास हर एक इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट करने की पावर होगी, ऑडिट करने की पावर होगी। तो यहां पर अगर फ्रेमवर्क देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जो पहले सिर्फ सलाहकारी होती थी कि अपॉइंट करना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं करना है, ऑडिट करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें यहां पर समाप्त हो रही थी, बल्कि अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो रहा है हर एक चीज का। अब बात करते हैं यहां पर जो पेनल्टीज है, जो पहले पेनल्टीज नहीं हुआ करती थी 2012 में, अब यहां पर पेनल्टीज को भी फिक्स किया गया है। यहां पर नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो UGC स्कीम से हर एक इंस्टीट्यूट को जो नॉन कंप्लायंस करती है उसे हटाया भी जा सकता है। इवन अगर कोई डिग्री प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी बार लगाया जा सकता है। इसके अलावा रिकॉग्निशन भी उसका समाप्त किया जा सकता है। अपने आप में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट एक पकड़ थी जो UGC ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रखना चाह रही थी, बनाना चाह रही थी, जहां पर इस तरीके का माहौल तैयार होता था और पनपा भी जा रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं जहां पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा था। तो कुल मिला के पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेगुलेशंस तो नहीं, नियम ही थे UGC के इस नई इक्विटी 2026 की गाइडलाइन के हिसाब से। अब यहां पर होगा ये कि जो भी कंप्लेन आएगी वो अपने आप में टाइम बाउंड मैनर पर सॉल्व भी कर दी जाएगी। कंप्लेन अगर रिसीव होती है तो इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो कमिटी मीटिंग रहेगी वो विद इन 24 उसके ऊपर गठित की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो डिसीजन रहेगा वो फिक्स्ड डेडलाइन के अंतर्गत लिया जाएगा, डिलेनेस नहीं होगी। मतलब यहां पर अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि चीजें टलती जाती है, लेकिन अब फिक्स्ड टाइमलाइन के हिसाब से सारी चीजें यहां पर सॉल्व की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देश भर में बहुत सारी पिटीशंस फाइल की जा रही है इसके ऊपर, जो बता रही थी कि यहां पर जो रूल्स बताए गए हैं दे आर एक्सक्लूशनरी इन नेचर, और इसके साथ वो कास्ट न्यूट्रल नहीं है, और इसके साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ फोकस रखा गया है सिर्फ एक खास कैटेगरी के वर्गों के बच्चों के ऊपर, वर्ग के ऊपर, जिसमें SC था, ST था, OBC था, इवन फिजिकली चैलेंज व्यक्ति भी थे, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, लेकिन जो नहीं था वो था कॉमन वर्ग, जनरल कैटेगरी का वर्ग, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग। और यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक खास कैटेगरी के वर्ग के लोगों की बात नहीं आ रही है। काफी सारे लोग आज देश में ऐसे हैं
जो कैटेगरी को त्याग भी चुके हैं, अनरिजर्व में ही आते हैं। इसका मतलब यह है कि वो भी इस चीज से वंचित थे। मतलब यहां पर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स आपको दिखेगा। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो समाज में हर एक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। इक्विटी की भी बात करते हैं तो इक्विटी में यह मतलब नहीं होता है कि आप इसका छीन के किसी और को दे दे। हक सबका होना चाहिए। यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी कहता है। कारण यही कि जब पिटिशंस फाइल की गई तो यहां पर आर्टिकल 14 के वायलेशन का हवाला दिया गया कि जो आर्टिकल 14 है, जो बेसिक राइट की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करता है, उसका वायलेशन हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ा की लीगल इशू था वो था इसके सेक्शन 3C को लेकर। अब ये जो रेगुलेशन में सेक्शन 3C है, इसमें देखिए, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोटेक्टेड ग्रुप्स के लिए, जिसमें SC था, ST था, OBC था, PWD है और इसके अलावा वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया गया कि यहां पर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड करके रखा गया है। कारण यही है कि कोर्ट ने भी इंटरवेंशन करते हुए यह बोला है कि जब इक्वल प्रोटेक्शंस की बात आती है तो ये सारे ही नागरिकों पर लागू होता है, खास वर्ग के ऊपर नहीं, सारे ही नागरिकों के ऊपर लागू होता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो कल वर्डिक्ट आया है, जिसकी बेंच लीड की गई थी जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा, जॉय माल्या बागची के द्वारा, उन्होंने इस पूरे रेगुलेशंस के ऊपर रोक लगा दी है और यह बोला है कि ये रूल्स अभी फोर्स में नहीं आएंगे। मतलब जो 2012 में चले आ रहे हैं वही कंटिन्यू रहेंगे। नए रूल्स उसी वक्त आएंगे जब इसके ऊपर सरकार से और कमिटी से एक प्रकार से रिस्पॉन्स ले लिया जाएगा, इसके ऊपर संशोधन कर दिया जाएगा, नया ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पूरे तरीके से तो इसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस करके इसे वापस लाया जा सकता है। क्योंकि CGI के हिसाब से ये जो नया रूल लाया गया है, जो ऑब्जर्वेशन की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सोसाइटी के ऊपर ग्रेव इंपैक्ट डाल रहा है, समाज के ऊपर एक बहुत डेंजरस इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यहां पर जो रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं वो सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो वेग है और एक्सप्लॉइटेबल है फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स को यह बोला गया है कि आप इसकी वर्डिंग्स को फिर से री एग्जामाइन करें। अब यहां पर मसला आता है कि जो कंपैरिजन टेबल थी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2012 और 2026 की। 2012 में जो इक्विटी रूल्स थे वो सिर्फ सलाहकारी हुआ करते थे, लेकिन 2026 में जो बनाए गए हैं उससे मैंडेटरी किया गया है और एनफोर्सिएबल किया गया है। इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ जो एक अकाउंटेबिलिटी थी वो EOC के ऊपर थी, मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटीज के ऊपर थी। लेकिन यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमिटीज के अलावा इक्विटी कमिटीज भी बनाई गई है और ज्यादा स्ट्रिक्टर कर दिया गया। पेनल्टीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो पेनल्टीज है वो काफी सीवियर है। डी रिकॉग्निशन सबसे सीवियर पेनल्टी होती है। लॉस ऑफ स्कीम्स तो ठीक ही बात है, लेकिन डी रिकॉग्निशन सबसे सीवियर पेनल्टी होती है। रिपोर्टिंग ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन अब रिपोर्टिंग्स भी मैंडेटरी कर दी गई है। बाय एनुअल, मतलब साल में 2 बार एनुअल रिपोर्ट तो तैयार करना ही करना है। टाइमलाइंस फ्लेक्सिबल भी थी, लेकिन अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है, बाउंडेशन आ चुकी है, फिक्स्ड डेडलाइन में उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सीवियर यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। अब देखिए, जो इंक्लूसिविटी कंपैरिजन चार्ट था 2012 में, उसमें SC ST का तो बिल्कुल वहां पर रिप्रेजेंटेशन था, OBC का लिमिटेड था, PWD का भी लिमिटेड था, वुमेन्स का भी लिमिटेड था। लेकिन 2026 में एक्सप्लिसिट किया गया है, मतलब SC ST के अलावा OBC, PWD, वुमेन्स रहेंगे ही रहेंगे 100%। ये नए रूल्स है। और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए, ये केस अब मैटर क्यों करता है, क्यों इसकी आज भी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर मसला आ चुका है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस अफर्मेटिव एक्शंस का। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी अपने आप में एक प्राइम एग्जांपल है। अगर उसका इंटरफेरेंस नहीं होता तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जुडिशियरी भी एक प्रकार से सही तरीके से काम नहीं कर पाई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज होता। बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये भी एक मसला तैयार होता है। और अब पॉलिसी रिव्यू में जो इस तरीके से जुडिशरी का इंटरवेंशन हो रहा है, आप समय समय पर देख रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो समाज में एक प्राइम एग्जांपल भी सेट कर रही है। और देखा जाए तो समाज का
वापस से जुडिशरी पर फेथ और ज्यादा बढ़ते भी जा रहा है, जिस तरीके से समय समय पर उसने अपने वर्डिक्ट्स भी दिए हैं। गवर्नेंस यहां पर हायर एजुकेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए वे फॉरवर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर सेंटर और यूजीसी रिस्पॉन्स का सुप्रीम कोर्ट वेट करेगा। इसके साथ ही साथ जो रेगुलेशन है उसकी फिर से रीड्राफ्टिंग हो सकती है। देखिए इसे पूरे तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो वेगनेस रहती है उसे सॉल्व करने के लिए फिर से उसे तैयार किया जाता है, दूर किया जाता है उसमें जो फ्लॉज होते हैं, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो सरकार का और देश में अभी जो माहौल है उसमें प्रोग्रेसिव पॉलिसी को ही अपनाना चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसी पॉलिसी नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिसमें और ज्यादा हमारे देश में विभाजन हो, विशेषकर उस वक्त जब देश में हम सब चाह रहे हैं कि देश तरक्की करे। हम देख रहे हैं अपने आसपास पूरा माहौल कि क्या गड़बड़ियां चल रही है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे तरीके के ज्वलनशील मुद्दों को एंटरटेन ना करे, चर्चा ही ना करे, ना ही लाए, नुकसान उसका ही होना है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपका इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या सोचना था। जय हिंद, नमस्कार।